हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास के चैप्टर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो में हमने 1 से 3 तक विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चनों को बता दिया है। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। देखिए, नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर जंतुओं में मुख्य विकासीय प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए, या फिर देखिए क्या क्वेश्चन है, जीव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या फिर नव डार्विनवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, तो आइए इसका उत्तर हम सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए उत्तर, नव डार्विनवाद या फिर जीव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो देखिए वर्ष 1930 से 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त कराने वाले बीजमान हेल्डेन, जूलियन हक्सले तथा गोल्डस्मिथ तथा जेनेस्की आदि हैं। डॉडसन के अनुसार जीव विकास का आधुनिक संश्लेषित मत ही वास्तव में नव डार्विनवाद है। जो डॉडसन थे उनके अनुसार जीव विकास का जो आधुनिक संश्लेषण का मत है, मतलब सोच है, उनको जो बताया गया है वही क्या है, वही वास्तव में नव डार्विनवाद है। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नांकित पदों के आधार पर होती है। नंबर 1 देखिए भिन्नताएं। क्या है नंबर 1? भिन्नताएं। ये जीन विनिमय के कारण माता पिता के गुणसूत्रों के लैंगिक जनन में सम्मिलित होने के कारण उत्पन्न होती हैं। क्या जो भिन्नता होती है ये किसके लैंगिक गुणसूत्रों के जनन में सम्मिलित होने के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। केवल ऐसी भिन्नताएं जो लाभदायक हों तथा जिनकी वंशागति हो जीव विकास में सहायता करती हैं या सहायक रहती हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन। जीन्स के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्रायः आनुवांशिक होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तीसरा है प्राकृतिक चयन। बदलती हुई परिस्थितियों में जिन जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं एवं उत्परिवर्तन हो जाते हैं वे जीव जीवन संघर्ष में अधिक सफल रहते हैं। ये सदैव वातावरण के अनुकूल बने रहते हैं। चौथा है लैंगिक पृथक्करण। तो देखिए लैंगिक पृथक्करण में क्या होता है, क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र, नदियों आदि के प्रभाव में प्रायः जीवों के अंतर जनन में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार जीनी विभिन्नताओं द्वारा जीवों में परिवर्तन आते हैं। प्राकृतिक वर्ण तथा जनन पृथक्करण जीवों को अनुकूलित दिशा में ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 सहायक प्रतिक्रियाएं प्रवास, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, संकरण तथा अवसर जीव विकास को आगे बढ़ाने, उसका मार्ग तथा दिशा बदलने में सहायक होती हैं। वर्ष 1905 में मेंडलवाद की पुनखज होने तथा जीव विकास में डॉबझेन्स्की द्वारा आनुवांशिकी का जातियों की उत्पत्ति में महत्व देने पर जीव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव पड़ी। ऐसा डार्विनवाद व मंडलवाद के नियमों को जीव जातियों की समष्टियों यानी आबादियों पर एक साथ लागू करने पर संभव हुआ। इसे पहले नव डार्विनवाद कहा गया। आगे देखिए, इस प्रकार जीव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव डॉबझेन्स्की की पुस्तक आनुवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति से पड़ी। यह नाम जूलियन हक्सले ने दिया। इस सिद्धांत के विकास में मुलर, हेल्डेन, राइट, मेयर तथा क्या, मेयर ने कब 1963 से 1970 तक, और स्टेबिंस ने कब तक 1966 से 1976 तक आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सिद्धांत में जीव विकास की क्रिया विधि को जीव जातियों की समष्टियों की आनुवांशिकी के संदर्भ में समझाया गया। इसके अनुसार किसी जीव जात की विभिन्न क्षेत्रों की समष्टियों में उपस्थित आनुवांशिक अर्थात जीनी विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जनिक पृथक्करण कम करके समष्टियों को नई अनुकूलन योग्य दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं।
जिससे नई जातियों का विकास संभव होता है। आगे देखिए क्या हेडिंग हमारा है, लघु उद्विकास तथा बृहत उद्विकास। लघु उद्विकास तथा बृहत उद्विकास। देखिए जीव विकास को लघु उद्विकास तथा बृहत उद्विकास में बांटा गया है। लघु उद्विकास में जीव जातियों की प्रत्येक समष्टि में पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों का आंकलन होता है, जबकि बृहत विकास में विस्तृत स्तर पर जीवों में यानी बड़े स्तर पर जीवों में नई नई संरचनाओं के विकास, विकासीय प्रवृत्ति, अनुकूलन, योग प्रसारणों, विभिन्न जीव जातियों के मध्य विकासीय संबंधों तथा जीव जातियों की विलुप्ति का अध्ययन किया जाता है। मतलब कौन से जीव की संख्या बढ़ी है, कौन से जीव की संख्या घटी है, कौन से जीव का विलुप्त हुआ है, कौन सा जीव खत्म हो गए, इनका अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, समष्टि या जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य में विभिन्न आनुवांशिक लक्षणों के विभिन्न जीन रूप होते हैं। इसके सभी आनुवांशिक लक्षणों के जीन रूप को सामूहिक रूप से इसका जीन समूह या जीन प्रारूप कहते हैं। विभिन्न सदस्यों के बीच दृश्य रूप लक्षणों की विभिन्नताओं से स्पष्ट होता है कि इतनी ही भिन्नताएं इनके जीन प्रारूप में भी होनी आवश्यक हैं। इस प्रकार एक समष्टि के सभी सदस्यों में उपस्थित संपूर्ण युग्म विकल्पी जीन्स को मिलाकर समष्टि की जीन राशि कहते हैं। यद्यपि समष्टि के प्रत्येक लक्षण के 2 ही युग्म विकल्पी जीन्स होते हैं, परंतु सामान्यतः उत्परिवर्तनों के होते रहने के कारण पूरी समष्टि में प्रत्येक जीन के कई युग्म विकल्पी स्वरूप भी हो सकते हैं। इसे जीन की बहुरूपता कहते हैं। इस जीनी बहुरूपता में प्रत्येक स्वरूप में बारंबारता अर्थात आवृत्ति को युग्म विकल्पी, देखिए यहाँ पे चित्र बना युग्म विकल्पी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे देखिए आवृत्ति कहते हैं। तो देखिए चित्र यहाँ पे बना है। चित्र में क्या है, समष्टियों यानी जनसंख्याओं, जीन तथा विकास में संबंध का रेखा चित्र। इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण हैं ऐसी जीन्स की विभिन्नताएं आवृत्तियों में इस प्रकार विभिन्नताएं भिन्न भिन्न स्थानों पर समष्टियों के मध्य लघु उविकासीय अपसारिता को प्रदर्शित करती हैं। हार्डी एवं बीनवर्ग ने स्पष्ट किया कि जिन समष्टियों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी युग्म विकल्पी जीन रूपों की आवृत्तियों में एक संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रबल जीन अप्रबल जीन को समष्टि की जीन राशि से हटा नहीं सकते। इसे हार्डी बीनवर्ग संतुलन कहते हैं। आगे देखिए, यह वास्तव में मेंडल के प्रथम पृथक्करण अर्थात युग्मकों की शुद्धता के नियम का ही तार्किक निष्कर्ष है। इसे हार्डी बीनवर्ग ने गणितीय समीकरणों द्वारा समझाया, जिन्हें सम्मिलित रूप से हार्डी बीनवर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम में पूर्वानुमान किया गया कि समष्टि बड़ी है। इसमें युग्मकों का संयुग्मन अनियमित तथा संयोगिक होता है, अर्थात विकास को प्रेरित करने वाले कोई प्रक्रिया समष्टि यानी आबादी, समष्टि का मतलब होता है आबादी को प्रभावित नहीं करती। अगला हेडिंग हमारा देखिए क्या है, विकास के कारण। ऐसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा किसी समष्टि में हार्डी बीनवर्ग संतुलन समाप्त हो जाता है, हार्डी बीनवर्ग का संतुलन जो होता है समाप्त हो जाता है, विकास का कारण होती हैं तथा समष्टि का विकास की दिशा भी निर्धारित करती है। इन्हीं विकासीय अभिकर्मक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विकासीय अभिकर्मक। विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुखता निम्नलिखित विकासीय अभिकर्मकों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। नंबर 1 क्या है, उत्परिवर्तन एवं विभिन्नताएं। जीन्स के रासायनिक संयोजन में परिवर्तनों के कारण होने वाले ये उत्परिवर्तन प्रायः अप्रभावी होते हैं, अन्यथा हानिकारक होते हैं। सामान्यतः इनके घटित होने की दर भी बहुत कम होती है। इस प्रकार लाखों युग्मनजों में से किसी भी उत्परिवर्तन जीन होता है, किसी में ही उत्परिवर्तित जीन होता है। लाखों युग्मकों में किसी में ही उन्हीं लाखों में से किसी में एक उत्परिवर्तित जीन होता है। कुछ भी हो, विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों तथा विभिन्नताओं का काफी महत्व होता है, क्योंकि विकासीय प्रक्रिया बहुत लंबा समय लेती है। दूसरा नंबर देखिए क्या है,
देशांतर एवं जनिक पृथक्करण। अनेक जीव जातियों में इनकी विभिन्न समष्टियों के बीच इनके सदस्यों का आवागमन होता रहता है, इसे देशांतरण कहते हैं। इसी प्रकार जब दो समष्टियां किसी भौगोलिक अवरोध के कारण अलग अलग हो गई हैं और पास पास आने पर आपस में जनन कर सकती हैं, किंतु यदि इसमें प्रजनन नहीं हो सकता तो इनके भिन्न भिन्न जाति मान लिए जाते हैं। किसी समष्टि में अन्य समष्टियों से आए हुए सदस्य अर्थात अप्रवासी, जो किसी दूसरी जगह से आए हैं, किसी समष्टि को छोड़कर अन्य समष्टियों में चले जाने वाले सदस्य अर्थात उत्परिवासी, समागम करके समष्टियों की जीन राशि में नवीन जीन्स ला सकते हैं या हटा सकते हैं, अथवा युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्तियों को बदल सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है, जीनी अपवहन। क्या है जीनी अपवहन? तो देखिए, विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के कारण जीव जातियों की छोटी छोटी समष्टियों पर हार्डी बीनवर्ग संतुलन लागू नहीं होता तथा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी युग्म विकल्पी जीन की आवृत्तियों को समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। यह जीनी अपवहन, जिसमें कभी कभी हानिकारक युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि समष्टि के कई सदस्य समाप्त ही हो जाते हैं। इस प्रकार समष्टि और छोटी होती जाती है और इसमें आनुवंशिकी विभिन्नताएं भी बहुत कम रह जाती हैं। कभी कभी महामारियां, प्रभक्षण आदि के कारण भी छोटी समष्टियों में जीनी अपवहन हो सकता है। चौथा नंबर देखिए क्या है, असंयोगिक समागम। तो देखिए, पेड़ पौधों की अनेक जातियों में स्वपरागण द्वारा प्रजनन होना, मानवों की कुछ जनसंख्या में सजातीय विवाह आदि प्रकार के जनन के कारण समयुग्मजी जीन रूपों की संख्या बढ़ती जाती है तथा हार्डी बीनवर्ग संतुलन भी नहीं रहता। पांचवा नंबर देखिए, जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक चयन। किसी भी समष्टि में प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए भोजन, सुरक्षित स्थान, प्रजनन के लिए साथी की खोज आदि के लिए संघर्षित रहता है। इसी में से अधिकतम अनुकूलित भिन्नता वाले जीव के चयन को डार्विन ने प्राकृतिक चयन अथवा योग्यतम की उत्तरजीविता बताया। इस प्रकार प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की समष्टियों में जीन रूपों तथा युग्म विकल्पी जीन्स दोनों ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में जिस सदस्य के कुल आनुवंशिक लक्षण अथवा जीन प्रारूप इसे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे तत्कालिक वातावरणीय दशाओं में अनुकूलन की अधिक क्षमता प्रदान करते हैं। वह अन्य सदस्यों की तुलना में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक चयन के कारण समष्टियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अधिक लाभदायक लक्षणों के जीन रूपों में एवं युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्तियों अधिकाधिक बढ़ती जाती है तथा कम लाभदायक लक्षणों के जीन रूपों और युग्म विकल्पी जीन्स की आवृत्तियां कम होती जाती हैं। उपयुक्त सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से जीव जातियों की प्राकृतिक समष्टियों की जीन राशि में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। अति महत्वपूर्ण है, परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया समष्टि की अनुकूलन योग्य विकासीय दशा का मार्ग प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। तो देखिए, हमारा उत्तर है लैमार्कवाद या फिर डार्विनवाद। तो देखिए उत्तर, देखिए एक तरफ हमारा है लैमार्कवाद, इस तरफ हमारा है डार्विनवाद। तो देखिए लैमार्कवाद में, लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन सामान्यतः लंबाई की थी क्योंकि इन्हें तत्कालीन वातावरण में घास फूस सहज की उपलब्धता हो जाती थी। डार्विन के अनुसार तत्कालीन समय में जिराफ के पूर्वजों दोनों प्रकार के थे, अर्थात छोटी गर्दन वाले भी थे और लंबी गर्दन वाले थे। देखिए जो लैमार्कवाद है, इसके अनुसार, लैमार्क के अनुसार जो जिराफ हैं उनके पूर्वजों की भी गर्दन क्या थे, लंबे लंबे थे। लेकिन डार्विन के अनुसार जो जिराफ थे उनके पूर्वज लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। देखिए, कालांतरण में वातावरण शुष्क हो जाने के कारण इन्हें ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर प्रयोग करना पड़ा। और देखिए डार्विनवाद के अनुसार इनमें गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी। देखिए लैमार्क के अनुसार जब इनके जो जिराफ जो थे, इनको
क्या किया, पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचना पड़ा। इस प्रकार से इनके खिंचाव के कारण इनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई। और डार्विन के अनुसार इनकी गर्दन क्या थी, वंशागत थी। तीसरा देखिए, निरंतर गर्दन की ऊंचाई की ओर खींचकर प्रयोग करने के कारण गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। और डार्विन के अनुसार वातावरणीय परिवर्तन के कारण दोनों प्रकार के जिराफों के जीवन संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिससे लंबी गर्दन वाले जिराफ विजयी हुए। देखिए, लैमार्क के अनुसार कि जो जिराफ थे ये पेड़ों की पत्तियां खाते थे, तो इन्हें गर्दन पे खिंचाव पड़ता था, जिससे धीरे धीरे गर्दन इनकी बढ़ती चली गई, लंबी हो गई। और डार्विन के अनुसार इनके अनुसार जिराफ दो प्रकार के थे, एक छोटी गर्दन वाले, एक लंबी गर्दन वाले। तो जो छोटी गर्दन वाले थे उन्हें घास फूस खाने में, पेड़ पौधे की पत्तियां खाने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी, जिससे वो विलुप्त हो गए और लंबे गर्दन वाले जिराफ जो हैं ये विजयी हो गए, बच गए। आगे देखिए लैमार्क के अनुसार गर्दन की बढ़ती हुई लंबाई एवं उपार्जित लक्षण बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रही तथा परिणाम स्वरूप लंबे गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान जाति विकसित हुई। और डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्ण के फल स्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों की संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाले जिराफों की वर्तमान में जाति विकसित हुई। तो देखिए आगे, यहाँ पे देखिए एक छोटी गर्दन वाला जिराफ है, एक बड़ा गर्दन वाला। यहाँ पे एक बड़ा गर्दन वाला, एक छोटी गर्दन वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, किस कल्प में तथा किन निकटतम पुरुषों से आधुनिक मानव का विकास हुआ। तो देखिए उत्तर, लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोफिथिकस तथा 14 मिलियन वर्ष पूर्व रामाफिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे, यानी पूरे शरीर पर उनके क्या थे, बाल थे, तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस मनुष्यों जैसे थे, जबकि ट्रोयोफिथिकस जो थे मोनमानुस यानी एप जैसे थे। इथोपिया था तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थियानी हड्डियां मानव जैसी प्राप्त हुई हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं, जो इस विश्वास को आगे बढ़ाते हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गढ़ पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहते थे। लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रालोपिथेसिन यानी आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। निएंडरथल मानव 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। वह अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिमयुग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव द्वारा प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनाना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।